उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवाना। सबसे पहले बात करेंगे न्यूज 18 की खबर का। सीएम धामी ने संज्ञान लिया है। अब राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। सीएम धामी ने इसके लिए मुख्य सचिव को आदेश जारी किए हैं और इस सिस्टम को पूरे राज्य में लागू करें, जिससे कर्मचारी तय समय पर दफ्तर आएं और अपने तय वक्त पर काम भी पूरा करें। आपको बता दें कि 2 दिन पहले न्यूज 18 ने विभागों का रियलिटी चेक किया था, जिसमें ऑफिस के समय में कई अधिकारियों की कुर्सी खाली मिली थी। अधिकारी समय से दफ्तर नहीं आ रहे थे। समय की बड़ी महत्ता है और सभी लोगों को, चाहे हमारे सभी कार्मिकों, जो तय समय है उस समय पर सभी को कार्यालय पर पहुंचना चाहिए और तय समय तक काम करना चाहिए। उसको लेकर बायोमेट्रिक हो या तय समय सीमा के लिए जो भी मापदंड हो सकते हैं, मैंने आज मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि वो इस प्रकार की व्यवस्था पूरे प्रदेश के अंदर लागू करें। सीएम धामी को समस्या या शिकायत को लेकर जो भी लेटर जनता की तरफ से दिए जाते हैं, अब उस शिकायत पर 15 दिन में एक्शन होगा। सीएम धामी ने शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है और इसे सीएम हेल्पलाइन 1905 के साथ जोड़ा गया है और इसके तहत ही सीएम को दी गई लिखित शिकायत को ऑनलाइन रजिस्टर किया जाएगा। इसके बाद मैसेज के जरिए ही इसकी सूचना शिकायत करने वाले विभागीय अफसर और विभाग के सचिव को दी जाएगी। वहीं शिकायत का क्या स्टेटस है या क्या कार्रवाई हो रही है, ये शिकायत करने वाला ऑनलाइन देख सकता है। सरलीकरण में चूंकि जो शिकायतें आती हैं उनका ठीक प्रकार से समाधान हो, ठीक प्रकार से उनका निस्तारण हो, उसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो भी शिकायत करता है या जो भी जिनकी जो भी ज़रूरत समस्या जो भी यहाँ पर अपने आवेदन के माध्यम से देंगे, वो सीधे रजिस्टर्ड होगी। रजिस्टर्ड होने के बाद 1905 हेल्पलाइन में जाएगी और संबंधित विभाग को चली जाएगी और उसका एक डाटा यहाँ पर बना रहेगा। उसमें सारी डेट मेंशन होंगी कि कौन सी डेट में वो एप्लीकेशन आई है, उस पर किस डेट पर क्या कार्रवाई हुई है, उसका निस्तारण हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सब हमारा सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की जो प्रक्रिया हमने चलाई है, उसी प्रक्रिया का अंग है। उत्तराखंड शासन ने 2 आईएएस और 1 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सचिव सौजन्या को आईटी और साइंस टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी दी है। वहीं पंकज पांडे को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का सचिव बनाया है, जबकि मनीष बिष्ट को चंपावत का डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में घपला और घपले के बाद 3 अधिकारियों पर गाज गिरी है, जो अन्य विभागों के लिए चर्चा का विषय बन गई है और ये कार्रवाई दूसरे विभागों के लिए एक उदाहरण ही बन गया है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज आज जब समीक्षा मीटिंग लेने सचिवालय पहुंचे तो उन्होंने मीटिंग की शुरुआत ही वन विभाग के घोटालों से की है। महाराज ने अधिकारियों को कहा कि आप लोगों से आग्रह है कि इस तरह की गलती विभाग में नहीं हो, नहीं तो आप लोग बचेंगे नहीं, इसलिए इस तरह की कोई भी शिकायत ना मिले। खर्चा हो गया, एक दीवार बनानी है जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर बिना किसी अनुमति के, बहुत तगड़ी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट उस पर ट्रेनिंग किया है। तो भाई मैं आपसे आग्रह करूंगा इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो कि बिना सैंक्शन के अब काम हो रहे हैं, इसमें बचेंगे नहीं। बहुत 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 उस पर अधिकारी लपेंगे, वेरी वेरी सीरियस थिंग, और वो भी जिम कॉर्बेट पार्क में। देखिए, वित्तीय स्वीकृति के बाद ही काम होने चाहिए। अभी एक मामला वन विभाग का भी मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उस पर भी निर्णय आएंगे सामने। तो मेरा यही कहना है कि इस समय 4 धाम के लिए काम करना है और हमारे राज्य की इज्जत का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है। उत्तराखंड में इन दिनों मंत्री बदले अंदाज भी नजर आ रहे हैं और कई मीटिंग में मंत्रियों का गुस्सा दिख रहा है। तो सवाल है कि क्या अफसर मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं या मंत्री ही अपना विभाग नहीं समझ पा रहे हैं? बीते 5 साल में ऐसे कई वाकये सामने आए जब मंत्री और सचिवों में तनातनी दिखी। रेखा आर्य, सतपाल महाराज, यशपाल आर्य, हरक सिंह, कई मंत्रियों की अपनी विभागों के सचिवों से नहीं बनी। तो सवाल है कि क्या सचिव मंत्रियों की नहीं सुनते या फिर मंत्रियों को विभाग ही समझ नहीं आता। मौजूदा सरकार में भी कई बार देखने को मिला जब अलग अलग विभागों के मंत्री अफसरों पर भड़कते हुए दिखे।
सबसे ज्यादा भड़कते हुए दिख रहे हैं सीनियर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, जो लगातार सचिवों की एसीआर लिखने का अधिकार मंत्रियों को देने की बात कर रहे हैं। और कहां गड़बड़ है उस पर भी मंत्री जी वही बात करते हैं। हमारे अधिकारी अपने जूनियर ऑफिसर्स की सीआर लिखते हैं, ये तो परंपरा चल रही है। ये कड़ी जो टूट गई है, इस कड़ी को फिर से व्यवस्थित करना है। मंत्री अपने आशय, उसके नीचे कैसा काम हो रहा है, उसके बारे में मंत्री एसीआर जरूर लिखे, ये मेरा अनुरोध है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा है। सिर्फ सतपाल महाराज ही नहीं, बल्कि मंत्री गणेश जोशी, सुबोध अनियाल, रेखा आर्य विभागों के अफसरों को तौर तरीके से काम करने के निर्देश दे चुके हैं। तो सवाल है कि क्या अफसर सही पिक्चर मंत्रियों को नहीं दिखाते या मंत्रियों को विभाग की बारीकियां समझा नहीं पाते? देखिए, अगर कोई कर्मचारी अगर काम नहीं करता है, आज तराई बीज निगम एक जमाने में पूरे हिंदुस्तान का जो हमारा वो था, एक उसका नाम होता था, और आज पिछले कई वर्षों से घाटे में चल रहा है। तो मैं जब वहाँ पर गया, मैंने वहाँ के डायरेक्टर से बातचीत की। अगर वो निर्णय उसने ले लिया होता तो 50 रुपये क्विंटल का नुकसान सरकार को नहीं होता। तो मैंने उसमें नाराजगी जताई है। मैंने कहा अपने सिस्टम को आप ठीक करिएगा। उत्तराखंड में विभागों में कामकाज का तौर तरीका बदलने की कोशिश हर सरकार में मंत्री करते हैं, लेकिन कई बार सचिवों से तालमेल नहीं बैठता और कई बार विभाग की बारीकियां समझने में ही देर हो जाती है और दोनों हालात में नुकसान जनता का होता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2023 तक सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम बनकर तैयार करने की डेडलाइन है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सैन्य धाम के लिए आज तक एक भी ईंट नहीं रखी गई है। आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सैन्य धाम का शिलान्यास हो चुका है और इसे सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सैन्य धाम के बनने में अभी भी रोड़ा है। इन दिनों सैन्य धाम के स्ट्रक्चर निर्माण को लेकर एक कमेटी अलग अलग राज्यों के भ्रमण पर है, जो शहीद स्थलों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेगी। उधर सैन्य धाम के लिए पहली किश्त के तौर पर 15 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते काम अभी शुरू तक नहीं हुआ। और अधिकारियों की जो मानसिकता है, उनको लगता था कि साहब शायद बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। 10 तारीख जब जो पैसा हमने रिलीज किया था 15 करोड़ रुपया पहली किस्त, 10 तारीख को जब लगा कि बीजेपी जीत रही तो 11 तारीख को इन्होंने ट्रांसफर किया है। और बहुत जल्दी एक टीम हमने बाहर अन्य स्थलों का अध्ययन करने के लिए टीम भेजी भी है। एक हफ्ते में टीम भी लौट के आ जाएगी। युद्ध स्तर पर इस काम को करेंगे और 2023 तक किसी भी कंडीशन में हम इसको पूरा करके देंगे, ये हमारा संकल्प है। सैन्य धाम के लिए एक और समस्या भी है। ये भी अभी साफ नहीं हो सका है कि धाम के लिए रास्ता कहां से निकाला जाएगा, क्योंकि रास्ते को लेकर स्थानीय लोगों के साथ जमीन खरीद का मसला नहीं सुलझा है। नहीं, लैंड का कोई इशू नहीं है। जो जहां सैन्य धाम बनना है वो सब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जो केवल रास्ते का थोड़ा सा है, वो दूसरे किसी की लैंड है, उसे एक्सचेंज करके वो भी जल्दी से हल कर लिया जाएगा। सैन्य धाम शहीदों के परिवारों की आस्था से जुड़ा हुआ है और पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। ऐसे में इसे हर हाल में पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन 1 साल से भी कम में पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी अनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार की जूड्स कंट्री सोसाइटी के स्विमिंग पूल में डूबकर हुई 8 साल के बच्चे की मौत की मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। जांच मिलने के बाद एसडीएम पूरन सिंह राणा ने जूड्स कंट्री सोसाइटी पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है और जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। इस दौरान एसडीएम ने मृतक बच्चे के परिजनों से भी बातचीत कर जानकारी ली है। एसडीएम ने बताया है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जरूरी साक्ष्यों को जुटाकर रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी। उधर सोसाइटी के चेयरमैन ने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इस पर ध्यान रखा जाएगा। एक 7 वर्षीय जो बच्चा था, तो उनका स्विमिंग पूल में डूबने से डेथ हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग विजिट किया गया था कि जो स्विमिंग पूल बना है प्रॉपर्ली किस तरह से बना है, उस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो डीएम साहब के द्वारा उसमें रिपोर्ट भी मांगा गया है
और अभी सर के द्वारा उसमें मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का भी ऑर्डर किया गया है। ये जो स्विमिंग पूल है ये 4.5 फुट का है और 4.5 फुट के मानक में किसी भी इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता नहीं होती और ना ही किसी लाइफ गार्ड की आवश्यकता होती है। और जो वहाँ नियम लिखे हुए हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि ना यहाँ कोई लाइफ गार्ड होगा और ना इंस्ट्रक्टर होगा और होता है। देहरादून में 6 दिन पहले जिस पार्क के उद्घाटन के लिए पद्म विभूषण अनिल जोशी समेत तमाम लोग आए थे, उसका शिलापट शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने तोड़ दिया है। दरअसल पिछले साल ही सहस्त्रधारा रोड इलाके में नगर निगम की एक जमीन पर पार्क विकसित करने का प्रपोजल पास हुआ था, जिसके तहत निगम ने देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण को नो ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेट दिया था। प्राधिकरण ने इस काम को गुंज नाम के एनजीओ से कराने का फैसला किया। पिछले रविवार को इस पार्क का उद्घाटन हुआ, इसमें तमाम कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। इसके बाद नगर निगम की मीटिंग हुई और इसमें एनओसी को वापस लेने का फैसला हुआ। गुंज से जुड़ी सोनिया आनंद रावत का कहना है कि राजनीतिक भावना के तहत ही नगर निगम मेयर ने न केवल पार्क की एनओसी कैंसिल कराई है, बल्कि शिलापट तोड़वाकर गलत संदेश दिया। टिहरी डैम की झील से प्रभावित प्रतापनगर ब्लॉक के रोलाकोट गांव के 113 पात्र परिवारों को पुनर्वास विभाग ने लॉटरी प्रक्रिया से आवासीय और कृषि प्लॉट आवंटित किए हैं। पुनर्वास निदेशक की देखरेख में आयोजित लॉटरी प्रक्रिया में पुनर्वास विभाग के अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। लंबे समय से टिहरी झील प्रभावित रोलाकोट के ग्रामीण पुनर्वास की मांग कर रहे थे, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार स्तर पर सहमति के बाद टीएचडीसी की तरफ से पुनर्वास विभाग को हरिद्वार और देहरादून में प्लॉट आवंटित कराए गए। टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत संपार्श्विक क्षति से प्रभावित गांव रोलाकोट, उसके 113 लोगों की लॉटरी निकाली जा रही है। इसमें जो पुनर्वास स्थल हैं वो प्रतीत नगर रायवाला है कृषि प्लॉट के लिए और रोशनाबाद है कृषि प्लॉट के लिए, और आवासीय श्यामपुर में, रोशनाबाद पथरी में और देहराकास और केदारपुरम में इनको अलॉट हो रहे हैं। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा को लेकर वेरिफिकेशन अभियान चल रहा है, जो अभी 3 और सघनता से चलेगा। अभी तक 55,000 लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका है, जिसमें 2,300 से ज्यादा लोग संदिग्ध पाए गए हैं, जिन पर पुलिस अलग अलग धाराओं में कार्रवाई कर रही है, जबकि 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चेकिंग में लगे जवानों का कहना है कि यहाँ उनकी ट्रेनिंग काम आ रही है। चेकिंग के दौरान अलग अलग तरीकों से संदिग्धों को पकड़ा जाता है, जिसमें सिर्फ कागज न होने की शक का आधार नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज और बातचीत करने के तरीकों पर भी ध्यान दिया जाता है। अभी तक 55,000 लोगों का हमने वेरिफिकेशन कराया है, सत्यापन कराया है। उसमें से 2341 पे कार्रवाई हुई है कुछ न कुछ पुलिस एक्ट के अंतर्गत, और 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और ये हमारी जारी रहेगी 30 तारीख तक, या अभी 3 दिन और बचे हैं। ये 7 दिन का डाटा है जो मैं, बल्कि 8 दिन का डाटा, 2 दिन बचे हैं 29 और 30। जो है, जैसे हम किसी को रोकते हैं तो उससे बातचीत करते हैं, तो बातचीत के लहजे से जो गलत आदमी होता है उसके हाव भाव से ही लग जाता है कि ये गलत आदमी है। तो अगर उसके हाव भाव गलत हैं तो हम उससे डीपली पूछना शुरू कर देते हैं। डीपली पूछना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिक जो गलत आदमी है वो छन के बाहर आ जाता है। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेगी, छोटा सा ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।